नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और अब हमास का कतर कांड, क्योंकि ईरान इजराइल दोनों इस वक्त खौल रहे हैं। लेकिन इस बीच उस हमास का क्या हुआ जो खाड़ी में आग भड़काने का जिम्मेदार है। हमास को कतर ने कहा कि देश खाली करो और इसके बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की के राष्ट्रपति से मिला और दोनों के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा की बातचीत हुई। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मुलाकात में इजराइल के खिलाफ आखिर क्या कोई रणनीति बनी है? क्या हमास नए सिरे से अब इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रहा है? देखिए, इस रिपोर्ट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईरान इजराइल घमासान के बीच हमास अपनी गोटी सेट करने में लगा है। वही हमास जिसने इजराइल की सीमा के भीतर दाखिल होकर खून खराबा किया, जिसमें 1200 से ज्यादा मासूम इजरायली मारे गए, जिसके बाद गाजा पर इजराइल ने हमला कर दिया और फिर ईरान ने इजराइल पर ड्रोन बरसा दिए। लेकिन हमास के वो लड़ाके अब कहां हैं? हमास फिलिस्तीन को बचाने के लिए अब क्या कर रहा है? हमास अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? और कहां है हमास का सबसे बड़ा लीडर इस्माइल हानिया, जिसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया का चप्पा चप्पा नाप दिया है। इन सारे सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमास ने इजराइल पर हमला ना किया होता, रक्तपात ना होता, तो इजराइल गाजा में ना घुसा होता और ईरान एक्शन में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि ईरान इजराइल 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध के मुहाने पर खड़ी नहीं होते। दुनिया परमाणु युद्ध की आशंका से डरी नहीं होती। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस्माइल हानिया कहां है और आगे क्या करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त चर्चा उस देश की जो हमास इजराइल युद्ध में सबसे अहम किरदार निभा रहा है, जो अब तक हमास के लीडरों से छिपने का सबसे बड़ा अड्डा है, लेकिन अब हमास से मुंह मोड़ रहा है। कतर में हमास का चैप्टर क्लोज। تصريحات الرئيس باعتبار أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وربطها في سياق الحركة الوطنية للاستقلال لتركيا، هذا بالتأكيد هو محل اعتزاز وتقدير منا ومن الشعب الفلسطيني، وهو يقول الحقيقة. حماس هي حركة تقاوم الاحتلال لتحرر أرضها وتحرر مقدساتها وتحرر شعبها من ظلم هذا الاحتلال التاريخي الذي وقع عليه. हमास के लीडर जल्द ही कतर से अपने ठिकाने को हटा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार कतर पर इजराइल हमास के बीच सीज फायर संधि करवाने का प्रेशर बना रहा है, जो अब तक संभव नहीं हो पाया है। अरब अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास इस वक्त ओमान सहित 2 खाड़ी देशों से संपर्क में है। हमास का मानना है कि इजराइल के साथ बंधकों की रिहाई पर डील होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में वो कतर के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है। हमास के नेता वर्ष 2012 से कतर में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेशर की वजह से पिछले कुछ समय में कतर और मिस्र ने हमास पर सीज फायर को लेकर अपनी शर्तें आसान करने का दबाव बनाया है। ऐसा नहीं करने पर हमास को देश से निकालने की धमकी भी दी है। इससे पहले 17 अप्रैल को कतर ने कहा था कि वो इजराइल हमास के बीच बिचौलिया की भूमिका पर दोबारा विचार कर रहा है।
कतर अब तक हमास का खुलकर समर्थन करने वाले देशों में शामिल रहा है, लेकिन अब हमास के लीडर कतर को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्यों, इसे आगे दिखाएंगे। कतर के प्रधानमंत्री जासिम अल थानी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मध्यस्थता कराने में कतर की भूमिका का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश अपने चुनाव कैंपेन के लिए कतर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों में समझौते के लिए एक हद तक ही अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बाद फैसला उन्हीं को करना होगा। في هذه الوساطة سواء كان الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لجسر هذه الهوة وتقديم مقترحات على أساس بناء، ولكن في النهاية دور الوسيط هو دور محدود يعني وله حدود، لا يستطيع تقديم أشياء الأطراف نفسها تتمنع عنها। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के साथ डील करवाने के लिए कतर पर दबाव बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका इस मुद्दे पर कतर का बचाव करता रहा है। और इसका कारण ये है कि बाइडेन प्रशासन को डर है कि अगर हमास के नेताओं ने दोहा छोड़ दिया तो वो ईरान या सीरिया जैसे किसी देश में जा सकते हैं। यहाँ अमेरिका की पकड़ कमजोर है और ऐसे में हमास नेताओं से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कतर की मध्यस्थता से ही पिछले साल इजरायल हमास में समझौता हुआ था। हमास ने सबसे पहले 21 अक्टूबर को अपनी कैद में मौजूद 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था। इसके बाद नवंबर में हमास इजरायल के बीच हुए सीज फायर की डील करवाने में भी कतर और मिस्र का अहम रोल था। कतर अमेरिका का सहयोगी होने के साथ ही हमास से भी संबंध रखता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया अब तक कतर की राजधानी दोहा से ही काम करता रहा है। कतर उन देशों में शामिल है जो मध्यस्थता करने में दक्ष माना जाता है। इजरायल हमास के अलावा यूक्रेन, लेबनान, सूडान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी कतर बिचौलिए की भूमिका निभा चुका है। बिचौलिए की भूमिका निभाकर कतर अपना मतलब सिद्ध करता रहा है। खाड़ी देशों का अगुवा बनने की चाह में कतर बीच बचाव के लिए हमेशा तत्पर दिखा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को बेहद अहम देश दिखाना चाहता है। इसके अलावा वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पड़ोसियों के हस्तक्षेप से भी सुरक्षित रहना चाहता है। तथ्य तो यही है, लेकिन सवाल सिर्फ कतर में हमास के लीडरों के छिपने का नहीं है। सवाल है, हमास के लीडर अब नया अड्डा किस देश को बनाएंगे? क्योंकि हमास के लीडर जहां भी होंगे, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उनके पीछे होगी। हमास के लीडरों के छिपने के नए अड्डों की तलाश की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो स्ट्रक्चर एक बार फिर देखिए जिसके आधार पर हमास संचालित होता है। 15 सदस्यों का पोलित ब्यूरो, मुखिया इस्माइल हानिया, शूरा काउंसिल सुझाव देने वाली बॉडी पोलित ब्यूरो को चुनती है। वेस्ट बैंक के मामले सलेह अल अरूरी, कैद सदस्यों के मामले सलामे कतवी, गाजा के मामले मुखिया याया सिनवार, फिलिस्तीन के मामले खालिद मिशाल, अल कसम ब्रिगेड मारवान ईसा, हमास की सरकार पीएम इसामल दालिस, मंत्रालय लोकल अथॉरिटीज, सुरक्षा बल। इस वक्त हमास के जो भी नेता मिल रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स की गोली के शिकार हो रहे हैं। हमास अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, बावजूद इस तथ्य के कि ईरान से, लेबनान से, यमन से हमास को सहयोग मिल रहा है। कतर से निकलने के बाद हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया जिन देशों में अपना ठिकाना बना सकता है, उसमें तुर्की टॉप पर है। हमास का नेता इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास ने तुर्की में भी अपना एक राजनीतिक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय को चलाने के लिए फंडिंग तुर्की की सरकार देती है। العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة ورغم عشرات الجلسات وعشرات الأوراق المتبادلة عبر الوسطاء إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يوافق على وقف إطلاق النار على قطاع غزة. كل ما يريده وأنه يريد استعادة أسرى ثم يستأنف الحرب على غزة، وهذا لا يمكن أن يكون. ثم هو يريد لحماس وللمقاومة أن توافق। हमास के नेता आलीशान जिंदगी जीते आए हैं। फिलिस्तीन को इजरायल से बचाने के नाम पर मुस्लिम देशों से हमास को जबरदस्त फंडिंग होती है। ये फंड फिलिस्तीन की आम जनता के लिए आते हैं, लेकिन इस्माइल हानिया और याया सिनवार जैसे नेता इसे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं।
तुर्की हमास के नेताओं को संरक्षण देता रहा है। इसीलिए इस्माइल हानिया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिल रहा है। गाजा पर इजरायल के हमले के बाद इस्माइल हानिया और एर्दोआन की ये पहली मुलाकात है। तुर्की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में एर्दोआन ने हमास को एक मुक्ति समूह और इजरायल को नाजियों से भी बदतर करार दिया। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कात्ज ने एर्दोआन और हानिया के बीच हुई मुलाकात की निंदा की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुस्लिम ब्रदरहुड का गठबंधन, बलात्कार, हत्या, शवों को क्षत विक्षत करना और बच्चों को जलाना। एर्दोआन, आपको शर्म आनी चाहिए। अमेरिका, इजरायल और दूसरे यूरोपीय देश हमास को एक आतंकवादी गुट मानते हैं। तुर्की का हमास के समर्थन में खड़ा होना मध्य पूर्व की समस्याओं में इजाफा ही करेगा, ना कि हल का कोई रास्ता निकलेगा।